हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 9th अप्रैल। चलिए आज देखते हैं क्या है। एक तो पेज वन पे था जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि राइट टू इक्वालिटी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अवेलेबल है बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को। बट उनको डिपोर्ट ना किया जाए, वो सिर्फ सिटीजनशिप वालों को ही मिलता है, वो फॉरेनर्स को नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें हमें ये देखना है कि वैसे तो आप ये पॉलिटी में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको मैं ब्रशअप करा देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से सिर्फ सिटीजन्स को हैं और कौन कौन से सिर्फ सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको इजी याद रखने के लिए ये है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16 साथ साथ है, 19 फिर 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को है। और बाकी जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को दोनों को है, एलियंस को नहीं है, मतलब जिनके साथ हमारी एनिमी है उनके साथ नहीं। बट जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को इन जनरल जो है, वो 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को अवेलेबल है। याद रखने का इजी तरीका यही है कि आप देख लीजिए कि सिर्फ सिटीजन्स को कौन सा है। जैसे 15, 16, 19, 29, 30। तो 15, 16 इकट्ठे, 29, 30 इकट्ठे, 19 आप याद रख सकते हैं। ठीक है। एक पेज 4 पे था कि मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर मिला है पिग्स में। तो पहली बात तो याद रखिए, लास्ट ईयर भी मिला था, ये असम के पास मिला था कहीं पे, और उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में मिला था ये। तो देख लेते हैं। एक तो ये हाईली कंटेजियस होता है, फेटल होता है, मतलब मरता ही मरता है। जो पिग्स हैं वो मरते ही मरते हैं ज़्यादातर इसमें। और ये फर्स्ट जो डिटेक्ट हुआ था अफ्रीका में हुआ था 1920s में। और मोर्टेलिटी इसकी जो है मरने की, वो 100% ही है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। द ओनली वे इसको रोका जाए इज कलिंग ऑफ एनिमल्स। कलिंग ऑफ एनिमल्स मतलब होता है उनको मार देना, थोक में मार देना। कलिंग मीन्स मतलब 100-200 जैसे पिग्स को हो गया तो सबको इकट्ठे मार दिया जाए। ठीक है। ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये एनिमल्स टू एनिमल्स स्प्रेड होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका याद रखने का, कि इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। और ये जो डिजीज़ है ये लिस्टेड कहाँ पे है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, OIE, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड, एंड दस रिपोर्टेड टू द OIE। तो आपको क्या याद रखना है कि ये लिस्ट, अगर इतना सब कुछ याद भी ना रहे तो याद रखेगा, इट इज़ लिस्टेड इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ रखने की याद जरूरत नहीं है। एक ना आपको, अगर आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको क्लासिकल स्वाइन फीवर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि ASF और CSF, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है और क्लासिकल स्वाइन फीवर है, ये दोनों स्वाइन फ्लू से अलग हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। और क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है वो तो फिर भी वैक्सीनेशन से प्रोक्योर किया जा सकता है, प्रोक्योर कह रहा हूँ, क्योर किया जा सकता है। बट अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, उसमें तो मारना ही इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है। अब आपने ये देखा है तो थोड़ा-सा आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है क्या? एक तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया इसका एक मेंबर है। और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं आर रिकॉग्नाइज्ड बाय WTO आल्सो, क्योंकि वो इंटरनेशनल सैनिटरी रूल्स हैं ना इसके, फाइटोसैनिटरी, जिसको हम पढ़ेंगे अभी जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फाइटोसैनिटरी रूल्स हैं। तो उसकी रेफरेंस के लिए इसके स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेज 9 पे अभी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पेजेस देख लेते हैं। पेज 9 पे था एड ऑफ जजेस फॉर स्पेशल केसेस। उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लगा सकते हैं फॉर एडॉक केसेस, क्या नाम है, हाई कोर्ट्स में, ताकि पेंडेंसी दूर हो सके। ये हमने जो कल डिस्कस किया था ना, जिसमें हमने लोक अदालत डिस्कस की थी और लास्ट में हमने कंक्लूजन लिखा था कि हम कैसे इसमें से हमें स्पीडी जस्टिस की जगह हमें प्रॉपर जस्टिस चाहिए जिसमें सबको, दोनों को फ़ायदा हो। तो उसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि एडॉक जजेस का, कि हम जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लगा सकते हैं ताकि ये पेंडेंसी दूर हो केसेस की। ठीक है। उस वक्त पेज 10 पे था, आपने देखा होगा थोड़ा डबल म्यूटेशन का चल रहा है। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ इसमें। एक तो T सेल्स, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये याद रखिएगा, ये वो सेल्स हैं जो टारगेट और डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। जैसे अगर आपके शरीर मीन्स एक आदमी के शरीर में अगर कोरोना वायरस आ गया और वो इन्फेक्ट कर दिया कुछ सेल्स को, तो हमारे T सेल्स वो होते हैं जो उन सेल्स को खत्म करते हैं। ठीक है। म्यूटेशन का बहुत चल रहा है। म्यूटेशन में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ऑल्ट्रेशन करते रहते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स में। जैसे आपके अंदर जीन्स हैं, तो म्यूटेशन वाले में क्या करेंगे, वायरस के अंदर जो हमने सपोज करी है, हमने उसको पकड़ के खत्म करने के लिए हमने उसकी जीन स्टडी करेंगे। तो म्यूटेशन में क्या होगा कि वो अपने वो जो जीन्स हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं। आज कुछ थे, कल कुछ हैं, कल कुछ हैं, कल कुछ है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा यार कैसे इसको टारगेट किया जाए। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमें करनी पड़ेगी जीनोम सीक्वेंसिंग। वो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं। और एक याद रखिएगा, जीनोम्स जो हैं फॉर ऑर्गेनिजम्स आर ओनली कंपोज ऑफ DNA। और वायरल जीनोम्स जो हैं वो DNA RNA दोनों के हैं।
और अगर किसी को ये सारा समझ नहीं आ रहा हो डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, तो हमने जो वैक्सीन लेक्चर बनाया था, प्लीज़ जिनको याद है कि कौन सी डेट को बनाया था वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर कोई नया होगा तो वो पढ़ सकता है उस जाके वो वाली वीडियो को, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा E484Q, L425R, ये B1617, ये दिए नाम डबल म्यूटेंट्स को, आएगा नहीं, लिख दिया है, गो थ्रू कर लेना, कुछ नहीं पता ये सारे क्या पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा ये देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एंटायर जेनेटिक कोड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें अगर आप ये लेके चलें कि कोरोना वायरस की बात करें तो उसका पूरा जेनेटिक कोड बना लिया जाता है। मतलब कैसे मैं समझाऊं आपको कि एक आप सपोज करिए कि आप एक होटल के अंदर घुसते हैं, आप उसको होटल का पूरा मैप बना, अगर आपने सपोज करिए एक बैंक में किसी ने डकैती डालनी है, चोरी करनी है, वो घुसेगा बैंक में, सारा कुछ उसका कोड वो बना लेगा ब्लूप्रिंट, कहाँ मैनेजर बैठता है, कहाँ सब लोग बैठते हैं, कहाँ कैशियर बैठता है, कहाँ उसकी चेस्ट है, कहाँ लॉकर रूम है, ठीक है ना? उसने सारा बना लिया, तो उसके पास पूरा अब बैंक का ब्लूप्रिंट आ चुका है कि भैया मुझे अगर चोरी करनी है तो कैसे करनी है। तो वैसे ही हम लोग वायरसेस का टेस्टिंग प्रोसेस पूरा जेनेटिक कोड बना लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है, इसके जीन्स में क्या-क्या है, इसके जीन्स कौन से कहाँ पे हैं, अगर हमने इसको टैग करना है तो कैसे करना है, ठीक है? ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह हमारा काम करता है। तो म्यूटेशन जो है वायरसेस में हमें पता है कि म्यूटेशन होती है, बहुत कॉमन है, मगर बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है? उनकी ट्रांसमिट करने के लिए या सीरियस इन्फेक्शन करने के लिए कोई कॉज़ नहीं करती, बट सम म्यूटेशंस जो हैं, जैसे हमने यूके के स्ट्रेन्स में देखा है, साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन्स में देखा है, वो म्यूटेशन बहुत खतरनाक हो गई है। वो उसको बहुत इन्फेक्शियस बना रही है और जो वैक्सीन्स की एफिशिएंसी है, वो उनको भी कम कर रही है। तो उसको अब हमें इसलिए वो कह रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग को थोड़ा-सा सीरियसली लीजिए। एक इसमें टर्म थी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डाटा, ये थोड़ा-सा देखिएगा क्योंकि इसमें क्या है हम प्रमोट करते हैं रैपिड शेयरिंग करती है हर एक कंट्री अपने ऑल इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में। ऐसा नहीं सिर्फ कोरोना वायरस के लिए, सारे जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं उसका अपना डेटा शेयर करती है और उसमें क्या होता है कि फिर सारी जेनेटिक सीक्वेंसेस हम एक-दूसरे से शेयर करेंगे तो हमें क्या होता है, हम ट्रैक कर सकते हैं वायरस के स्प्रेड को और उसमें फिर हम वायरसेस की रिसर्च भी कर सकते हैं, मेडिकल काउंटर मेजर्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज़ उसी हिसाब से बना सकते हैं। ये कब शुरू हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 61st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन मई 2008, ठीक है? उसके बाद सिंस इट्स लॉन्च उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन सेंटर्स में और ये आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें इतना नहीं है, बस आपको मोटा-मोटा पता होना चाहिए कि GISAID है क्या? उसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं थोड़ा एडिटोरियल। ये थोड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर है, थोड़ा अच्छा है, इसका आप देख लीजिए क्या है, प्लो टू प्लेट, ठीक है? थोड़ा-सा इसको पढ़ते हैं क्या है, क्या नहीं। देखिए क्या है कि आप अपना अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो करते हैं स तो उसमें ना एक सब फैक्टर्स सर्टेन होते हैं कि आपने यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, इसको ऐसे चलाना है, इसको इस मार्केट में डालना है। बट एग्रीकल्चर से क्या होता है कि एग्रीकल्चर में बहुत अनसर्टेनिटीज़ है। एक तो वेदर का नहीं पता कैसा रहे, सॉइल की फर्टिलिटी का नहीं पता होता, वाटर की अवेलेबिलिटी का नहीं पता होता। तो इसलिए वी कैन नॉट एश्योर कि क्या रिटर्न्स आएँगे फार्मिंग में फार्मर्स को। इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होगा ही नहीं होगा, ईयर बाय ईयर डिक्रीज़ होगा, होगा तो कितना होगा, क्या नुकसान हो सकता है। इस वजह से हमें ज़रूरत है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, वो भी राइट काइंड ऑफ, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा ना एग्रीकल्चर पे, आएगा तो है ही मेंस में, इतना ही लिखिएगा जितना आज ये डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बहुत स्ट्रेच मत कीजिएगा, कुछ होगा आई विल लेट यू नो। उसमें कहेंगे कि एक तो एग्रीकल्चर में क्या है कि आप एक असेंबली लाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है? कि हम इस दिन शुरू करेंगे, इस दिन खत्म करेंगे, इस दिन इसको प्रोक्योरमेंट में डालेंगे, क्योंकि हर आदमी को पता है कि एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेटिक के साइकिल के हिसाब से चलती है। मतलब गर्मियाँ शुरू हुई तो हमने राइस की खेती शुरू कर दी है, सर्दियाँ शुरू हुई तो हमने व्हीट की खेती शुरू कर दी है, ठीक है? तो इस वजह से क्या है जितने भी फार्मर्स हैं उनका क्रॉप जो आती है, हार्वेस्ट जो आती है, जो उगता है एग्रीकल्चर, वो एक ही टाइम पे आता है। और 86% हमें पता है इंडिया के फार्मर जो है स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, उनके पास वेयर हाउस नहीं है, तो उनको तो भैया जैसे ही कटाई करी मार्केट में आना पड़ेगा बेचने के लिए। और दूसरा क्या है कि आपको पता है कि जब एक साथ इतनी मार्केट में वो आ जाता है माल, तो ट्रेडर्स उनका फ़ायदा उठाते हैं, रेट कम देते हैं, सब कुछ करते हैं। और अब दूसरी तरफ आप पुअर कंज्यूमर्स का बताइए कि अनरेगुलेटेड मार्केट है फूड ग्रेन्स की, तो उस वजह से ड्रॉट में जब उनको या तो भूखा मरना पड़ता है या उनको बहुत एक्सपेंसिव खरीदना पड़ता है, जो ट्रेडर्स ने होर्डिंग कर रखी होती है माल की किसानों से लेके। ये ट्रेडर्स क्या हैं, एक तो मनी लेंडर की तरह ऑपरेट करते हैं, जो किसानों को
बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चलता है, आपको नहीं पता, यूसुरियस इंटरेस्ट रेट है, 60% टू 120% पर एनम इनसे इंटरेस्ट लेते हैं। डेट ट्रैप के अंदर इनको कर्ज पे कर्ज देके कर्जे में ही घुमाए रखते हैं। खाद भी उनको सप्लाई करते हैं, लेबर भी उनको सप्लाई करते हैं, उनकी जो उपज आती है फिर वो भी वो खरीदते हैं। तो उस वजह से क्या है कि किसान उनके बीच में फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। उस वजह से उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमने एफसीआई और सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, in 1985 was set up in 1965, और सीएसीपी सिंस 1985। इसमें क्या था कि हमने कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं हम, फार्मर्स को नो डाउट बम्पर अब क्रॉप आउटपुट आएगा। अब उस सरप्लस को कहाँ पे खपाएंगे ना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एश्योर करना पड़ेगा फार्मर्स को कि आपका जितना भी सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट खरीदेगी, और ऐसे प्राइस पे खरीदेगी कि आपको मार्जिन बचेगी, आपको पैसे बचे। और गवर्नमेंट ने फिर वो कंज्यूमर्स के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या करा कि क्रॉप्स को प्रोक्योर किया ताकि फार्मर्स का भला हो, और उसको अवेलेबल कराया कंज्यूमर्स को एट सब्सिडाइज्ड रेट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उस वजह से उन्होंने फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट किया और कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट किया ड्यूरिंग ड्रॉट्स में, ताकि उनके पास बफर स्टॉक हो देने के लिए। मगर ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपनी ही मतलब ज़मीन खोद ली। क्या फ़र्क आया, क्योंकि हमें दिख रहा है अब ग्रीन रेवोल्यूशन के 30 साल बाद, मतलब काफ़ी साल बाद, कि डिक्लाइन हो गया हमारी वाटर टेबल्स, क्योंकि उन्होंने कहा था वाटर दबा के यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स दबा के यूज़ करो। उस वजह से हमारी वाटर टेबल डिक्लाइन हुई है, वाटर क्वालिटी डिक्लाइन हुई है। दूसरा क्या हुआ है कि ज़्यादा उन्होंने कहा था कि हायर इनपुट्स डालो, केमिकल इनपुट्स फर्टिलाइजर्स डालो, और वो एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें क्या अब देखने को मिल रहा है कि उसका उतना ही आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। जितना हम इनपुट डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, उस हिसाब से उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा था जैसे पानी बहुत ज़्यादा डालो, तो अब देखा जाए तो हमारा 90% का जो इंडिया में वाटर कंज्यूम होता है वो फार्मिंग में कंज्यूम होता है, और उसमें भी 80% जो कंज्यूम होता है वो होता है बाय राइस, वीट एंड शुगर केन। अब क्या है कि फार्मर्स क्यों ग्रो कर रहे हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, क्योंकि एफसीआई ने जो प्रोक्योरमेंट शुरू की थी, उन्होंने शुरू की थी इन राइस और वीट की। अब राइस और वीट की शुरू करने की वजह से हर किसान सोचता है कि यार मेरे को पक्का हो गया कि गवर्नमेंट खरीद ही लेगी। अगर आपको पता हो कि आप एक माल बनाएं और एक आदमी है खरीदने वाला, तो आप वही बनाएंगे, आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, राइस और वीट ही उगाना शुरू कर दिया जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स थी। तो उस वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा बैक मतलब हमें धक्का दे गई ये चीज़। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक, उसको हमें ये करना चाहिए कि हमें जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसकी बास्केट को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहिए, थोड़े से ज़्यादा क्रॉप्स इंक्लूड करने चाहिए, मोर रीजन्स को इंक्लूड करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो हमें प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए वो लोकल होनी चाहिए। मतलब पैन इंडिया ना हो, हर स्टेट की हर लोकल कंडीशंस को देखते हुए, वहाँ की रीजन को देखते हुए, वहाँ की एग्रीकल्चर इकोलॉजी को देखते हुए कि वहाँ पे कौन सी खेती ज़्यादा अच्छी रहेगी, वहाँ पे लोकलाइज्ड हमें करना चाहिए प्रोक्योरमेंट। ये नहीं कि पैन इंडिया बना दें कि हम ये प्रोक्योर करेंगे, नहीं। हर रीजन की अलग होनी चाहिए, लोकली डिसाइडेड होनी चाहिए, और ताकि उससे हम पानी भी बचा सकें। और अगर डाइवर्सिफाई इंक्लूड करेंगे जैसे मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, उससे हमारे को और भी बहुत फ़ायदा होगा। उसमें क्या होगा, अगर हमें इंसेंटिवाइज करना है फार्मर्स को कि आप ये सिर्फ वाटर इंटेंसिव चावल और राइस, वीट को छोड़ के कुछ और भी उगाइए, तो हमें अपनी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में कहा था कि हमें जो लोकली प्रोड्यूस करने वाली बात है उस पर्टिकुलर सीजन में हमें 40% कमोडिटी जो है वो हमें प्रोक्योर करनी चाहिए। और अगर उससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम लोकली प्रोक्योर करेंगे ना, तब हम उस खेती से जो आया हुआ माल होगा उसको हम आंगनबाड़ी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में, स्कूल मिड डे मील प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक स्टेडी मार्केट हो जाएगी फार्मर्स के लिए, और दूसरा हमारी जो इंडिया की ट्विन प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, डायबिटीज़ की, वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है मिलेट्स का। और हमें एक जैसे हम कह रहे हैं कि वीकनिंग और डिसमेंटलिंग करनी है मंडीज़, हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। हमें बल्कि मंडीज़ को मोर ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए और फार्मर फ्रेंडली बनाना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि अराउंड इन द ईयर 2050 80 करोड़ पीपल जो है विल कंटिन्यू टू लिव इन रूरल इंडिया। तो इस इन यूनिक इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की वजह से हमें एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ना कि हमें उनको दबाने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंटरव्यू डेट्स भी आ गई हैं, आई थिंक 26 अप्रैल से है। तो आप में से अगर कोई जा रहा है तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, और डू वेल। और अगर जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो आज वो पाकिस्तान का आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि हम अलाउ करते हैं इम्पोर्ट ये 3 आइटम्स की, बाद में उन्होंने मना कर दिया।
तो उसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। हमारे जो ये इस साल प्रीलिम्स, मेंस वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो थोड़ा-सा ऊपर से पढ़ लेना। अगर पूछ भी लेते हैं, तो वैसे ही पूछ लेंगे मज़े लेने के लिए भी, ठीक है? उसको पढ़ लेना, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, दैट्स इट एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।